अभी अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट देखें तो क्लियरली दिख रहा है कि पीएसयू बैंक्स इंडेक्स में ब्रेकआउट पे हैं। और ये सिर्फ एक टेक्निकल ब्रेकआउट नहीं है, इसके पीछे फंडामेंटल स्टोरी भी स्ट्रांग है। जबकि प्राइवेट बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक अभी भी साइडवेज खड़े हैं। तो सवाल है, पीएसयू बैंक्स का आउट परफॉर्मेंस का आखिरकार रीजन क्या है? पहला रीजन है एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लीन अप। पहले पीएसयू बैंक्स का नाम आते ही याद आते थे बैड लोन्स, पर अब ग्रॉस एनपीएस फाइनेंशियल ईयर 21 के 9% से गिर के फाइनेंशियल ईयर 25 में 2% के आसपास आ गए हैं। मतलब अब उनके पास प्रॉब्लम लोन्स नहीं, पैसा कमाने के मौके हैं। दूसरा रीजन स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ। रिटेल, एमएसएमई और इंफ्रा लेंडिंग में तेजी आई है। 14 सालों में पहली बार पीएसयू बैंक्स ने प्राइवेट बैंक्स को लोन ग्रोथ में पीछे छोड़ दिया। फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक पीएसयू बैंक्स ने 13% से ज्यादा ग्रोथ दिखाई, जबकि प्राइवेट बैंक सिर्फ 9% पे अटके रहे। तीसरा रीजन है वैल्यूएशंस। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखें अगर तो पीएसयू बैंक्स अभी भी 1x के आसपास मिल रहे हैं, जबकि प्राइवेट बैंक्स 2x पर ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं। हमारा पहला स्टॉक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक एक पुराना पीएसयू बैंक है जो 1906 से चलता आ रहा है। As of Q1 of financial year 26, इनके पास 9800 प्लस ब्रांचेस और 7900 प्लस ATMs हैं। बैंक के पास 4 इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, गिफ्ट सिटी, गुजरात में। ये बैंक काफ़ी सारे सेक्टर्स को लेंडिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर 36%, एनबीएफसी 34%, कमर्शियल रियल एस्टेट 5% और इंजीनियरिंग 3% है। बैंक के लिए रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई ग्रोथ का कोर इंजन है, जो कि Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 15% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। इस क्वार्टर में ये सेगमेंट लोन बुक का 58% रहा, जबकि Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 56% था। प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक 24 स्टार्ट से कंसोलिडेशन में रहा है और लास्ट वीक ही स्टॉक ने पैरेलल चैनल ब्रेकआउट देते हुए नया ऑल टाइम हाई मार दिया। लेकिन ध्यान दें, 115 लेवल्स के नीचे ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा। अब बैंक के की मैट्रिक्स पे नजर डालते हैं। लोन बुक ग्रोथ 12.4% ईयर ऑन ईयर रही, मेनली रिटेल, एग्री, एमएसएमई यानी कि रैम सेगमेंट से। रिटेल लोन्स 34% बढ़े, हाउसिंग और व्हीकल दोनों डबल डिजिट ग्रो हुए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि बैंक के लेंडिंग और डिपॉजिट के बीच का प्रॉफिट मार्जिन 2.9% से ईयर ऑन ईयर घट के 2.55% रहा, क्योंकि 100 बीपीएस रेपो रेट कट्स का इम्पैक्ट लोन रेट्स पर तुरंत गया। लेकिन डिपॉजिट रेट्स लेट रीप्राइस हुए, इसलिए शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर बना रहा। नेट एनपीए मतलब कितने लोन्स डिफॉल्ट हो गए, 1.24% से ईयर ऑन ईयर घटकर 0.63% रहा, क्योंकि स्लिपेजेस कम हुए 0.8% और बैंक ने एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करके बैंक बुक और क्लीन बनाई। अब बैंक के फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। टोटल इनकम स्ट्रॉन्ग रही, क्योंकि फी इनकम 16% ईयर ऑन ईयर बढ़ी। ट्रेजरी साइड पे ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस गेन्स मिले और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग डील्स पर हायर रेट यानी कि 3% से अच्छी अर्निंग हुई। प्रोविजंस थोड़े बढ़े क्योंकि बैंक ने 2 बड़े अकाउंट्स, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और एक इरिगेशन लोन पर 1200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बफर रखा। ये रिजर्व इसलिए बनाया गया है क्योंकि इन लोन्स के बैड लोन बनने का रिस्क थोड़ा ज्यादा है। नेट प्रॉफिट 21% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा। क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में रही और ट्रेजरी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स और फी इनकम ने मिलकर अर्निंग्स को बूस्ट किया। ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में 11 से 12% क्रेडिट ग्रोथ अचीव हो सकती है, जहां रैम सेगमेंट 15% और कॉर्पोरेट बुक 10% ग्रो करेगी। रिस्क देखें तो कैनरा बैंक के लिए एक रिस्क है उसका लो कासा रेशियो, जो अभी सिर्फ 29 से 30% के आसपास है। कासा का मतलब होता है करंट एंड सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स, जिससे बैंक को लो कॉस्ट फंड्स मिलते हैं। कासा कम होने का मतलब है कि बैंक को ज्यादा पैसा हाई इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट से उठाना पड़ता है। जब आरबीआई रेट कट करता है, लोन रेट्स तुरंत गिर जाते हैं, पर डिपॉजिट रेट्स लेट रीप्राइस होते हैं और इसी डिले के कारण बैंक के मार्जिन्स पे प्रेशर आ जाता है। हमारा दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी अपनी सर्विसेज बहुत वाइड रेंज में देता है, जैसे कि पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, एसएमई बैंकिंग, रूरल बैंकिंग, एनआरआई सर्विसेज, ट्रेजरी ऑप्शंस। एज अ फाइनेंशियल ईयर 25 इनके पूरे इंडिया में 8400 प्लस ब्रांचेस और 9300 से ज़्यादा एटीएम्स हैं।
बैंक की प्रेजेंस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, ये 17 कंट्रीज में ऑपरेट करता है। ये बैंक काफ़ी सारे सेक्टर्स को लेंडिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर 13%, एग्रीकल्चर 16% और रिटेल लोन्स 28% है। बैंक के लिए रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेगमेंट ने ग्रोथ को पुश किया और क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई। इस क्वार्टर में ये सेगमेंट लोन बुक का 63% रहा, जबकि क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 60% था। टेक्निकल एनालिसिस करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक ने एक डाउन ट्रेंड पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट दिया है, फॉलोड बाय कंसोलिडेशन। टेक्निकल बेसिक्स के अकॉर्डिंग ये एक ट्रेंड रिवर्सल ब्रेकआउट है, लेकिन ध्यान दें अगर स्टॉक 245 के नीचे गया तो ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा। और बैंक के की मैट्रिक्स पर नजर डालें तो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में लोन बुक ग्रोथ 12.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 11 से 13% ग्रोथ का गाइडेंस दिया। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.91% रही, जो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के 3.18% से नीचे आया। डोमेस्टिक एनआईएम 3.06% पर स्टेबल है, जबकि इंटरनेशनल बुक का एनआईएम 1.75% रहा, जहां मार्जिन्स कम रहे क्योंकि बैंक को अच्छी डील्स मिली लोअर रेट पे। मैनेजमेंट ने कहा डोमेस्टिक मार्जिन्स 3% के आसपास भी कंफर्टेबल जोन में है, पर रेट कट्स के चलते शॉर्ट टर्म प्रेशर रह सकता है। नेट एनपीए 0.69% से ईयर ऑन ईयर घट के 0.6% रहा। इस पर मैनेजमेंट ने कहा एसेट क्वालिटी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, रिकवरी स्टेबल है और फ्रेश स्लिपलेजेस लिमिटेड। अब बैंक के फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में बैंक ऑफ बड़ौदा का परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट रही क्योंकि लोन ग्रोथ स्टेबल थी, लेकिन मार्जिन 3.18% से गिर के 2.91% हो गए। रीजन था रेपो रेट का कट्स, जिससे लेंडिंग रेट्स जल्दी घटे पर डिपॉजिट कॉस्ट लेट रिप्राइस हुए। नॉन इंटरेस्ट इनकम में स्ट्रॉन्ग 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई। ट्रेजरी और फी बेस्ड बिजनेस ने सपोर्ट किया। प्रोविजन शार्प ऊपर गए 40% ईयर ऑन ईयर, मेनली कुछ लार्ज अकाउंट्स के कॉशियस प्रोविजनिंग और हायर क्रेडिट कॉस्ट की वजह से। इसके इम्पैक्ट से नेट प्रॉफिट 3,469 CR रहा, 27% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन के साथ। ग्रोथ आउटलुक ऐसा रहा कि बीओबी का रैम बुक टोटल लोन बुक का 62.7% है, जबकि 2 साल पहले ये सिर्फ 57% था। मैनेजमेंट का टारगेट है कि अगले 2 से 3 सालों में रैम मिक्स 65% तक पहुंचाया जाए, जिससे बुक और ग्रैन्युलर और लो रिस्क बन सके। चैलेंजेस देखें तो मार्जिन सॉफ्टनेस और हाई प्रोविजनिंग मिलकर बैंक के नियर टर्म प्रॉफिट्स पे इफेक्ट डाल रहे हैं। अगर रेट कट्स और कॉशियस प्रोविजनिंग का ट्रेंड कंटिन्यूड रहा तो अर्निंग्स पर शॉर्ट टर्म प्रेशर रहने की संभावना है। और हमारा आखिरी स्टॉक है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक एक मीडियम साइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक है जो 1907 में स्टार्ट हुआ था। इसके मेन सेगमेंट्स हैं ट्रेजरी, कॉर्पोरेट और रिटेल बैंकिंग। एज ऑफ क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 इनकी पूरे इंडिया में 5900 प्लस ब्रांचेस हैं, 5400 से ज़्यादा ATMs हैं। बैंक के पास 4 ओवरसीज ब्रांचेस हैं। ये बैंक काफ़ी सारे सेक्टर्स को लेंडिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर 10%, एग्रीकल्चर 26% और रिटेल लोन्स 22% पे हैं। इंडियन बैंक के लिए भी रिटेल, एग्रीकल्चर एंड MSME ग्रोथ का कोर इंजन है, जो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 16% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। इस क्वार्टर में ये सेगमेंट लोन बुक का 65% रहा। अब बैंक के की मैट्रिक्स पे नजर डालें तो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में लोन बुक ग्रोथ 11.5% ईयर ऑन ईयर रही और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 10 से 12% ग्रोथ का गाइडेंस दिया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.44% से घटकर 3.23% रहा, क्योंकि 100 BPS रेपो कट का इम्पैक्ट लोन रेट्स पे तुरंत आया पर डिपॉजिट रेट्स लेट रिप्राइस हुए, इसलिए शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर बना रहा। बैंक ने 3.15 से 3.3% NIM गाइडेंस दी है और बोला है कि अगर और रेट कट्स हुए तो मार्जिन्स पर प्रेशर पड़ सकता है। नेट NPA 0.39% से ईयर ऑन ईयर घटकर 0.18% रहा, क्योंकि स्लिपेजेस कम हुए 0.94% और बैंक ने रिकवरी रेट्स कंसिस्टेंट रखे। टेक्निकल एनालिसिस करें तो इंडियन बैंक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट कंक्लूड करके एक रैली दिखाई है। हालांकि ये अभी एक्सटेंडेड मूव है और करंट लेवल पे इसमें हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर प्राइस अपने ब्रेकआउट रीटेस्ट लेवल पे आता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, लेकिन ध्यान दें 640 लेवल्स के नीचे स्टॉक का ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा। अब बैंक के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम सिर्फ 3% ईयर ऑन ईयर बढ़ी, जो दिखाता है कि शॉर्ट टर्म में मार्जिन प्रेशर बना हुआ है।
साथ ही नॉन इंटरेस्ट इनकम 28% ऊपर गई ट्रेजरी और फी इनकम के सपोर्ट से, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरी क्योंकि पिछले क्वार्टर में टैक्स रिफंड और पेनल्टी रिकवरीज एक बार वाले गेन्स थे। प्रोविजन शार्पली गिरे, ऑलमोस्ट 45% ईयर ऑन ईयर डाउन, क्योंकि एनपीएज क्लीन रहे और रिकवरी स्ट्रॉन्ग थी। स्लिपेजेस 0.94% तक आ गए। नेट प्रॉफिट 24% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 2973 CR रहा। मतलब बॉटम लाइन को नॉन इंटरेस्ट इनकम और घटते हुए प्रोविजंस ने सपोर्ट किया डिस्पाइट मार्जिन प्रेशर। मैनेजमेंट का फाइनेंशियल ईयर 26 में 10 से 12% क्रेडिट ग्रोथ का गाइडेंस है। रिस्क देखें तो इंडियन बैंक का कासा रेशियो 38.97% तक गिर गया, मार्च में 40.17%, और मैनेजमेंट ने माना कि 40% के ऊपर मेंटेन करना टफ होगा। रीजन है गवर्नमेंट JIT यानी कि जस्ट इन टाइम पेमेंट्स और ऑल्टरनेट सेविंग ऑप्शंस, जबकि प्राइवेट बैंक्स और फिनटेक से कंपटीशन और भी इंटेंस हो गया है। तो चलिए एक बार तीनों बैंक्स के की मैट्रिक्स का कंपैरिजन करते हैं। कासा रेशियो देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा 39.3%, इंडियन बैंक 38.9% और कैनरा बैंक 29.5% पर है। मतलब फंडिंग मिक्स स्टेबल है, पर कैनरा के लिए थोड़ा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। NIM साइड पे देखें तो मार्जिन थोड़े स्क्वीज हुए हैं, लेकिन बैंक 3.23%, इंडियन बैंक 3.23%, BOB 2.91% और कैनरा 2.55%, जो रेट कट इम्पैक्ट और डिपॉजिट रीप्राइसिंग डिले दिखाता है। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि ग्रॉस NPA तीनों बैंक्स के लिए 3% के नीचे आ गया है। एक टाइम पे डबल डिजिट NPAs को कंट्रोल करना इनके टर्न अराउंड का प्रूफ है। और लास्टली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16 से 18% के रेंज में स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, मतलब ग्रोथ के लिए कैपिटल बफर रेडी है। PSU बैंक्स की कहानी अब सिर्फ रिकवरी नहीं, ग्रोथ की है। क्लीन वर्क्स, स्टेबल मार्जिन्स और रिटेल लेड एक्सपेंशन ने इन्हें एक नई स्पीड दी है। कैनरा, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा तीनों बैंक्स अपनी लेंडिंग क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दें ये सिर्फ फर्दर रिसर्च के लिए आइडियाज हैं, बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.